अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी निगाह एक मर्द और औरत पर पड़ी जो बरामदे में बैठे हुए थे। मैंने कांस्टेबल से पूछा, मामला क्या है? इनकी जवान बेटी घर से गायब हो गई है, मज़कूरा कांस्टेबल ने बताया। वो इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। ठीक है, तुम इन्हें अंदर भेज दो, मैंने कहा, और मेरे लिए ठंडा पानी भी। वो बड़े अदब से गर्दन को अस्पाती चुम्बिश देते हुए मेरे कमरे से निकल गया। इस जमाने में आजकल की तरह फ्रिज का रिवाज आम नहीं हुआ था। लफ्ज़ रिवाज को अगर ज़रूरत से बदल दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आजकल जहाँ तक बिजली की रसाई है वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम अशिया पहुँची हुई हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, केबल। लेकिन जिस ज़माने का ये किस्सा है उस वक्त गांव देहात में फ्रिज का कोई तस्वुर नहीं होता था। मौसम गर्मा में ठंडे पानी के हुसूल के लिए मिट्टी के घड़े और मटके वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। हमारे थाने में भी ठंडे पानी की फराहमी का ये बंदोबस्त मौजूद था। थोड़ी ही देर में ठंडे पानी का गिलास और फरियादी जोड़ा मेरे कमरे में मौजूद थे। मैंने अपने सामने बिछी हुई कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, बैठ जाओ। लम्हाती तजब्जुब के बाद वो कुर्सियों पर बैठ गए। इनके अंदाज से परेशानी मुतरशा थी। कांस्टेबल की ज़बानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी के सिलसिले में थाने आए हैं। बैठने के बाद वो इज़्तिरारी नज़र से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गालिबन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। मैंने उनकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, जी बताएं, आप लोगों का क्या मसला है? सवालिया अंदाज में इन्हें देखते हुए मैंने ठंडे पानी का गिलास खाली कर दिया। मर्द ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरा नाम गुलाम सरवर है और ये मेरी बीवी आसिया है। मैंने अपनी साथी औरत की जानिब इशारा करते हुए उसने बताया, एक परेशानी हमें खींचकर आपके पास ले आई है। तुम्हारी जवान बेटी घर से गायब हो गई है ना? है? मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांकते हुए कहा, घर से नहीं थानेदार साहब, आसिया बीबी रुहासी हो गई। वो तो घर पहुंची ही नहीं। हम उसका इंतज़ार करते रह गए। सारी रात आंखों में कट गई और अब हम आपके सामने बैठे हैं। ये बात मुझे कांस्टेबल ने बताई थी कि इनकी जवान बेटी घर से गायब हो गई थी। बहरहाल घर से या कहीं बाहर से इनकी बेटी गुम हो चुकी थी। गुलाम सरवर ने इमदाद तलब नज़र से मुझे देखते हुए गुलूगीर आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, हम ज़ेबू की वजह से बहुत सख्त परेशान हैं। आप किसी भी तरह हमारी बेटी को ढूंढ निकालें, वरना इसकी माँ रो रो कर अपनी आंखें अंधी कर बैठेगी। परेशान तो तुम दोनों के चेहरों से जाहिर हो ही रहा है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई है। जब तक पूरी बात मुझे पता नहीं चलेगी मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। वो दोनों सरासीमा निगाह से घबराकर मुझे तकने लगे। गुलाम सरवर लजाजत भरे लहजे में बोला, थानेदार साहब, आप ऐसा तो ना कहें। हम बहुत आस उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। ज़ेबो कल रात से गायब है। ऊपर खुदा और नीचे आप ही हैं जो ज़ेबो को ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हारी आस और उम्मीद को तोड़ना नहीं चाह रहा। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं थाने में आलू प्याज की आड़त करने नहीं बैठा हूँ। मेरे महकमे ने आप लोगों की दाद रसी के लिए ही मुझे यहाँ तैनात किया है। मेरे थाने की हुदूद में जो भी वाक़या रूनुमा होगा इसे मैंने ही देखना है। लेकिन जब तक मुझे किसी मामले के पस मंज़र का इल्म नहीं होगा मैं सही खुतूत पर कोई कोशिश नहीं कर सकूँगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? जी जी, गुलाम सरवर इस्बात में सर हिलाते हुए जल्दी से बोला, मैं समझ गया जनाब, मैं आपको बताता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा, ज़ुबैदा और ज़ेबो गुज़िश्ता रोज़ अपनी सहेलियों के हमरा मेले की रौनक देखने गई थी। शाम तक उसकी सहेलियां तो वापस अपने घरों को पहुंच गईं, लेकिन ज़ेबो अभी तक गायब है। हमारे इख्तियार में जो था वो हमने किया, लेकिन ज़ेबो की तलाश में हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। पिछली रात हमने बड़ी अज़ियत में गुजारी है। सुबह किसी सियाने ने मशवरा दिया कि हमें थाने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। इस बंदे का मशवरा हमारी समझ में आ गया और हम आपके पास चले आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। गुलाम सरवर की बयान करता कहानी हर लिहाज से नामुकम्मल थी।
जुबैदा उर्फ ज़ेबो की तलाश के लिए ये मालूमात काफ़ी नहीं थी। वो दोनों इस कदर परेशान थे कि काम की बातें उगलवाने के लिए इनका एक भरपूर इंटरव्यू ज़रूरी था। लिहाजा मैंने कागज़ कलम संभाला और उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। लिहाजा मैंने गुलाम सरवर की आंखों में देखते हुए सवाल किया, आप लोगों ने ज़ेबो की इन सहेलियों से पूछताछ की जिनके हमरा वो मेले की रौनक देखने गई थी? गुलाम सरवर की उम्र 50 से मुतजावज थी। वो एक दुबला पतला और दराज का मशक था, जबकि उसके मुकाबले में आसिया बीबी को हैवी ड्यूटी कहा जा सकता था। आसिया बीबी एक मोटी ताज़ी और खूबसूरत औरत थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब करीब लगा लिया। बाद मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वो 46 साल की थी। इनकी गुमशुदा बेटी ज़ेबो की उम्र 24 साल थी। हमने बारी बारी सब लड़कियों से ज़ेबो के बारे में पूछ लिया है, गुलाम सरवर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, लेकिन ज़ेबो का कुछ पता नहीं चल सका। उसकी दोनों सहेलियां अपने अपने घरों को पहुंच गई हैं और हम अभी तक ज़ेबो की राह तक रहे हैं। मैंने पूछा, ज़ेबो की इन दो सहेलियों के नाम क्या हैं? इस बार आसिया बीबी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, एक का नाम रिफत है और दूसरी का नाम फरीदा। फरीदा और रिफत ने ज़ेबो की गुमशुदगी पर क्या कहा है? मैंने बराह रास्त आसिया बीबी से पूछा। मेरा मतलब है कि इनके ख्याल में ज़ेबो कहाँ जा सकती है। इनका कहना है कि वापसी पर ज़ेबो अपनी गली में दाखिल हो गई थी, आसिया बीवी ने जवाब दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चली गई थीं। मैं भी इस बात पर शदीद हैरान हूँ कि ज़ेबो जब अपनी गली में दाखिल हो गई थी तो फिर घर क्यों नहीं पहुँची। वो दोनों ज़ेबो के लिए बहुत परेशान हैं। आसिया बीबी, तुम्हारी बातों से मैं ये समझ पाया हूँ कि रिफत और फरीदा तुम्हारी गली में नहीं रहती, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इसीलिए वो मेले से वापसी पर ज़ेबो को उसकी गली में दाखिल करके आगे बढ़ गई थी। जी हाँ, वो गर्दन को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोली। वो दोनों मंढोरा कलाही में रहती हैं, लेकिन इनके घर दूसरी गलियों में हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने सांस को हमवार किया, फिर वजाहत करते हुए बोली, फरीदा का घर हमारी अकवी गली में है। यूँ समझें कि हमारा घर फरीदा के घर के साथ पिछवाड़े से मिला हुआ है। दोनों घरों की छतें आपस में मिली होने की वजह से बजरिया छत दोनों सहेलियां बासानी एक दूसरे के घर में आती जाती रहती हैं, जबकि रिफत का घर 2 गलियां छोड़कर है। फिर गुलाम सरवर ने मुझे बताया कि रिफत की 3 साल पहले शादी हो गई थी। उसका 2 साल का एक बेटा है। यह बच्चा 2 साल पहले ईद के दिन पैदा हुआ था, लिहाजा उसका नाम ईद मोहम्मद रख दिया गया, जो बिगड़कर ईदू हो गया। रिफत के शौहर का नाम मुश्ताक मोहम्मद था। वो कोट कुशाल नामी गांव में रहता था। आजकल रिफत अपने मेके मंढोरा किला आई हुई थी। कोट कुशाल में मुश्ताक किराने की दुकान चलाता था। मैंने गुलाम सरवर से पूछा, क्या ज़ेबो की शादी हो चुकी है? ये सवाल मैंने एक खास मकसद से पूछा था, वरना अब तक जो हालात मेरे इल्म में आ चुके थे, इनकी रोशनी में बड़े वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता था कि गुमशुदा ज़ेबो गैर शादीशुदा थी। गुलाम सरवर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं जनाब, क्या वो मंगनी शुदा है? मैंने सवाल किया। उसने एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, इसकी कहीं बात वगैरह चल रही थी? अभी तक इस किस्म का कोई बाकायदा सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। सिलसिला तो शुरू हो ही जाता, लेकिन ज़ेबो के बाप की वजह से मामला खटाई में पड़ जाता है। आसिया बीबी ने शिकायती नज़र से गुलाम सरवर की तरफ देखते हुए कहा। गुलाम सरवर की वजह से? क्यों? मैंने खासे तेज लहजे में सवाल किया। आसिया बीबी की बात ने मुझे चौंका दिया था। उसने एक बार फिर गुलाम सरवर की जानिब देखा और मेरे सवाल के जवाब में बताया, पिछले 4 साल में 5-6 घरों से ज़ेबो के रिश्ते आए हैं, मगर गुलाम सरवर ने साफ मना कर दिया। ये क्या बात हुई? मैंने उलझा ज़दा नज़र से बारी बारी इन दोनों की जानिब देखा। लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो किसी अच्छी जगह से बेटी का रिश्ता आ जाए। गुलाम सरवर कहता है कि ज़ेबो तो अभी बच्ची है, इसकी शादी की ऐसी भी क्या जल्दी है? आसिया बीवी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ, गुलाम सरवर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मेरी नज़र में ज़ेबो अभी कमसिन है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। उसने एक अफसरदा सांस खारिज की, फिर अपनी नम आंखों को हाथ की पुश्त से साफ करते हुए बोला, आह, मेरी ज़ेबो कहाँ चली गई? मैं इसे किधर तलाश करूँ? ज़ेबो गुलाम सरवर की अकलौती औलाद थी। थोड़ी देर के बाद जब गुलाम सरवर की हालत कतरे संभल गई तो मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुलाम सरवर, अच्छी तरह सोच कर बताओ,
क्या इससे पहले भी कभी ज़ेबो घर से गायब हुई है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में जवाब दिया। ऐसा वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया। तुम लोगों की किसी से कोई ख़ारबाज़ी तो नहीं है? मैंने पूछा। हरगिज़ नहीं जनाब, उसने पूरी कतईयत से जवाब दिया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं जो ज़ेबो की गुमशुदगी को इस तनाज़ुर में देखा जाए। तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मेरा मतलब है कि मंढोरा कलां के अलावा। उसने आले दुआले के 3-4 गांव के नाम गिनवा दिए और कहा, हमारे तमाम रिश्तेदार इन्हीं गांव में आबाद हैं। क्या ज़ेबो इन्हीं में से किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं चली गई? मैंने एक इम्कानी बात को जहन में रखते हुए सवाल किया। सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, वो पुरवसूख लहजे में बोला। वो हमें बताए बगैर क्यों खामोशी से अकेली नहीं जा सकती, और वो भी शाम के वक्त? नामुमकिन। वैसे भी ये सारा पिंड मंढोरा कला से काफ़ी फासले पर हैं। ये मेरे पेशे का तकाजा है कि मुझे अपने पास आने वाले मुसीबत ज़दा अफराद से हर नौइयत के सवालात पूछने पड़ते हैं, लिहाजा मेरी किसी बात का बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बारी बारी दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर गुलाम सरवर की बीवी की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, आसिया बीबी, मैं तुमसे एक इंतहाई नाजुक सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम सच्चा और खरा जवाब दोगी। वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, आप पूछे थानेदार साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। क्या ज़ेबो किसी लड़के को पसंद करती थी? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। वो दोनों हरासा नज़र से मुझे तकने लगे। मैंने इनके इत्मीनान की खातिर कहा, मेरे सवाल ने इन्हें मुस्तरिब कर दिया था। मैं ये सवाल करने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त हमारे बीच में जो भी गुफ्तगू हो रही है, इसका तज़किरा किसी चौथे तक नहीं जाएगा। थानेदार साहब, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर ये कहने को तैयार हूँ कि ज़ेबो के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। वो किसी भी लड़के को नहीं चाहती थी। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए पूछा, क्या गांव का कोई लड़का ज़ेबो को पसंद करता था? थानेदार साहब, गुलाम सरवर ने बड़े एतमाद के साथ कहा, हमारी ज़ेबो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी से या कोई उससे प्यार की पींगें बढ़ा रहा हो। हाँ, जैसा कि आसिया ने आपको बताया है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, ज़ेबो के बाकायदा कई घरों से रिश्ते आते रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए असबात में गर्दन हिलाई और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने अपने होने वाले दामाद के लिए अपने जहन में क्या मयार कायम कर रखा है? बस जी, वो मेहनती हो, मेरी ज़ेबो को कमा कर खिला सके, इसका ख्याल रख सके, उसने जवाब दिया। और वो बोलते बोलते रुका तो मैंने कहा, क्या अब तक ज़ेबो के जितने भी रिश्ते आए हैं वो तमाम लड़के निखट्टू या हडरम थे, जो तुमने इन्हें अपनी फर्जंदी में लेने से इनकार कर दिया? ऐसी बात नहीं है थानेदार साहब, वो बेबसी से बोला। फिर कैसी बात है? मैंने कतरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। थोड़ी देर पहले और पर पहुंचकर तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई अटक क्यों गई थी? तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे जो अचानक रुक गए? वो जनाब, मैं ये कह रहा था कि वो नदामत आमेज अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, मैं ऐसे दामाद की तलाश में हूँ जिसके आगे पीछे कोई ना हो, या फिर वो इंतहाई मुख्तसर ख़ानदान रखता हो। दरअसल मैं ज़ेबो को अपनी निगाह से दूर नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि अगर वो ब्याह कर मुझसे दूर हो गई तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अपनी बात के इख्तिताम पर वो बेहद जज्बाती हो गया था। इसके मसले को समझने में मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत या दुश्वारी महसूस ना हुई। इसकी ख्वाहिश की तह में उतरने के बाद मैंने कहा, तो सीधी तरह ये कहो ना कि तुम्हें एक ऐसे लड़के की तलाश है जो घर दामाद बनकर रहने के लिए तैयार हो। जी जी, वो बड़ी सूरत से सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। गुलाम सरवर की ख्वाहिश किसी भी जाविये से गैर इखलाकी और गैर कानूनी नहीं थी, लिहाजा मैंने इसकी मनसूबाबंदी पर कोई तबसरा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ज़ेबो की गुमशुदगी के हवाले से मैंने मुमकिन सवालात इन मियाँ बीवी से पूछ लिए थे, लेकिन यह हकीकत है कि अभी तक इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा था, जिसे थामकर मैं दूसरे सिरे तक पहुंचने की कोशिश करता, जहां ज़ेबो से मेरी मुलाकात हो जाती। आप लोग कतई परेशान ना हों, मैंने बारी बारी इन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा। मैं आपकी बेटी को बाजियाब कराने की हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़ेबो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी।
लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। हम हर ताउन के लिए तैयार हैं थानेदार साहब। वो बैक ज़बान होकर फिदवियाना अंदाज में बोले। आप हुक्म करें, हमें क्या करना है? अव्वल आप अपने इन तमाम रिश्तेदारों से राब्ता करके ज़ेबो के बारे में मालूमात हासिल करें जिनके पास इसके जाने के इम्कानात हैं। मैंने गहरी संजीदगी से इन्हें हिदायत की। दोयम, ज़ेबो अपनी जिन 2 सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी, आपको इन दोनों के बयानात का बंदोबस्त करना है। मुझे यकीन है कि मैं रिफ़त या फरीदा की ज़बान से कोई ऐसी बात उगलवाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा जो ज़ेबो की तलाश के सिलसिले में मददगार साबित होगी। तुम इन दोनों ख़वातीन को थाने तक लाने का इंतज़ाम कर लोगे? मैंने ये सवाल बराह रास्त गुलाम सरवर से किया था, लिहाजा जवाब भी उसी ने दिया। जी सरकार। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, गुलाम सरवर, तुम करते क्या हो? मेरा ज़ाती काम है जी, उसने जवाब दिया। इस ज़ाती काम की नौइयत क्या है? मैं बोतलों का काम करता हूँ थानेदार साहब। फिर मेरे इस्तफसार पर गुलाम सरवर ने मुझे बोतलों वाले काम की तफसील से आगाह करते हुए बताया कि इसने अपने घर में देसी कोल्ड ड्रिंक्स भरने की मशीन लगा रखी थी। देसी कोल्ड ड्रिंक से मुराद वो बोतलें हैं जो किसी न किसी ब्रांड के जायके की नकल होती हैं और असल बोतल से ये आधी कीमत पर मिल जाती हैं। गुलाम सरवर अपने घरेलू प्लांट पर जो बोतलें भरता था उनके नाम कुछ इस तरह के थे, लेमन रोज़अप, वमटॉप वगैरह वगैरह। गुलाम सरवर अपने घर में ये बोतलें भरता था, फिर बोतलों वाले डाले क्रेट साइकिल पर लाद कर मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई करता था। मैंने गुलाम सरवर और उसकी बीवी आसिया को तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द इनकी बेटी ज़ेबो को ढूंढ निकालूंगा। वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैं ज़ेबो की गुमशुदगी के बारे में गौर करने लगा। इन दोनों मियाँ बीवी से मुझे जिस कदर मालूमात हासिल हुई थी, इनसे मेरी तशफ़ी नहीं हो सकी थी। इन मालूमात की रोशनी में ज़ेबो तक रसाई हासिल करना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। इस जंजीर की बहुत सी कड़ियाँ बीच में से गायब थीं। गुलाम सरवर ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो ज़ेबो की दोनों सहेलियों रिफ़त और फरीदा को मेरे पास लेकर आएगा। मुझे उम्मीद थी कि ये दोनों ख़वातीन ज़ेबो के हवाले से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर जानती होंगी जो उसकी तलाश में मेरी मदद कर सकता था। राहत की उम्र कम और तकलीफ का दौरानिया हमेशा तवील होता है। यही फार्मूला मौसमों पर भी लागू होता है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मौसमों में मौसम गर्मा के दिन तवील और मौसम सरमा के दिन खासे मुख्तसर होते हैं। मौसम सरमा में दिन का आगाज़ होने के थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि रात की आमद है, जबकि मौसम गर्मा के दिन को गुजारना पहाड़ काटने के मुतरादिफ है। सहपहर के बाद मेरे जी में आई कि मंडोरा कलां जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लूँ। गुलाम सरवर और आसिया बीबी की फराहम करदा मालूमात इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं थीं। थाने में फौरी नौइयत की कोई मसरूफियत भी नहीं थी, लिहाजा मैंने एक टांगा मंगवाया और एक कांस्टेबल को साथ लेकर मौजा मंडोरा कलां रवाना हो गया। इन दिनों मेरी तैनाती रसूलपुर तारड़ के थाने में थी। रसूलपुर तारड़ नामी ये कस्बा हाफिजाबाद और पिंडी भट्टियां के दरमियान वाक़ है। मंडोरा कलां, कोहलबाल, कोट कुशाल, सुल्तानपुरा, शमसाबाद और चक जोनेजो मेरे थाने की हुदूद में आते थे। हम एक नहर के किनारे सफ़र करते हुए मंडोरा कलां पहुंच गए। गुलाम सरवर का घर गांव के वस्त में था। गांव में दाखिल होने से पहले मैंने इस मेले का एक तायराना जायज़ा भी ले लिया जिसका जिक्र गुलाम सरवर ने किया था। मेरी मालूमात के मुताबिक ये मेला हर साल मई के महीने में गांव से बाहर एक खुले मैदान में लगा करता था जो कई दिन तक जारी रहता था। आम दिनों में ये वसीअ और अरीज़ मैदान बच्चों के खेल कूद के लिए इस्तेमाल होता था, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, पतंगबाजी और दीगर मारूफ देहाती खेल खेले जाते थे। गुलाम सरवर का घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे घर के पिछले हिस्से में पहलू ब पहलू बने हुए थे। इनके आगे एक तवील बरामदा था। बरामदे के बाद एक कुशादा सहन था जिसमें आम और अमरूद के दरख्त इस्तादा थे। सहन के एक कोने में बरामदे से मुल्हिका एक ओपन किचन बना हुआ था। ओपन किचन के अल्फाज से आप कहीं इसे अमेरिकन किचन न समझ लें। इससे मेरी मुराद ये है कि वह एक बेदरो दीवार छत वाला कुदरती एयर कंडीशन बर्ज खाना था। सहन के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी वाले टब और बोतलों वाले खाली और भरे हुए दोनों किस्म के क्रेट भी रखे नजर आ रहे थे। इस घर का तीसरा कमरा मकान के सामने वाले हिस्से में दाखिली दरवाजे के साथ बना हुआ था
और इस कमरे में गुलाम सरवर ने बोतलें भरने वाली प्रेशर मशीन लगा रखी थी, गोया ये इसकी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री थी। गुलाम सरवर ने हमें अपने घर के सहन में बिठाया। अगरचे मौसम काफी गर्म था, लेकिन सायेदार दरख्तों के नीचे चारपाई पर बैठना खासा खुशगवार महसूस हो रहा था। गुलाम सरवर और उसकी बीवी आसिया हमारे सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गए तो मैंने कहा, गुलाम सरवर, मुझे तुम्हारे कहे हुए अल्फाज पर तो किसी किस्म का कोई शुबा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि खुद ही तुम्हारे गांव का एक चक्कर लगा लेता हूँ। इस तरह रिफत और फरीदा से भी मुलाकात हो जाएगी और मैं जाए बकुआ का भी जायजा ले लूंगा। हो सकता है कि कोई काम की बात ही मालूम हो जाए, जिसकी मदद से मैं ज़ेबो का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। आपने बहुत अच्छा किया जो आ गए, आसिया बीबी सरसराती हुई आवाज में बोली, वरना हमने तो प्रोग्राम बनाया था कि सुबह सुबह आपके पास जाएंगे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, ऐसी क्या बात हो गई थी? क्या आप लोगों को मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाना पड़ा? बात दरअसल यह है थानेदार साहब, गुलाम सरवर ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मैंने कुछ रकम आसिया के पास रखवाई थी, वो पैसे घर से गायब हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। गुलाम सरवर ने बड़ी अहम बात बताई थी। आसिया बीवी ने कहा, हम इसी वजह से आपके पास आना चाहते थे। कितनी रकम गायब हुई है? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। 2000 रुपये, उसने जवाब दिया। 2000? मैंने हैरत भरे अंदाज में दोहराया। मेरी हैरत का सबब यूं था कि जिस जमाने का वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तब 2000 रुपये कोई मामूली रकम शुमार नहीं होती थी। वो बहुत ही भला और सस्ता जमाना था। एक आम आदमी की तनख्वाह 30 से 40 रुपये हुआ करती थी, या ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपये। सोना 70-80 रुपये तोला मिल जाता था। एक दरमियाने साइज के घराने का महीने भर का राशन 10 रुपये में आ जाता था। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि इस दौर के 2000 रुपये आजकल कितनी मालियत के हामिल थे। आसिया बीवी ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, जी थानेदार साहब, गुलाम सरवर ने मुझे बताया। मैंने ये रकम एक खास मकसद के लिए आसिया के पास रखवाई हुई थी। मैं हर माह कुछ ना कुछ पसंदाज करता रहता हूँ। ये मेरी बरसों की बचत है, बल्कि बचत थी। अब तो वो घर से गायब हो चुकी है। आह! उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अफसरदा अंदाज में बताने लगा, मैं बड़ी धूमधाम से ज़ेबो की शादी करना चाहता था। इसके अलावा मैं अपने सामने वाला मकान खरीद कर ज़ेबो को देना चाहता था, ताकि शादी के बाद वो हर वक्त मेरी निगाह के सामने रहे। मेरी कोशिश तो यही थी कि मुझे कोई नेक और सालेह घर दामाद मिल जाए। ये मकान खरीद कर ज़ेबो को देने का मंसूबा इस सूरत के लिए था कि अगर ज़ेबो का शौहर हमारे साथ रहने के लिए राजी ना हुआ तो मैं इन लोगों को सामने वाले घर में बसा दूंगा। मगर सब खत्म हो गया। ज़ेबो भी गई और 2000 की रकम भी गायब है। मैं एक दुखी बाप के जज्बात को अच्छी तरह समझ सकता था। गुलाम सरवर के तमाम मंसूबा का सत्यानाश हो गया था। मेरा ज़हन एक खास अंदाज में सोच रहा था। जुबैदा उर्फ ज़ेबो की गुमशुदगी के साथ ही घर से 2000 भी गायब हुए थे, लिहाजा ऐसा सोचने में कोई कबाहत नहीं थी कि ज़ेबो वो रकम अपनी मर्जी से साथ ले गई होगी। इसी पॉइंट को नज़र में रखते हुए मैंने आसिया बीवी से पूछा, तुमने 2000 की ये रकम कहाँ रखी थी? उसने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले अपने शौहर की तरफ देखा और फिर झुल्लाए हुए लहजे में बोली, सरवर, थानेदार साहब काफी देर से बैठे हैं, तुम इनके लिए कोई ठंडी बोतल तो लेकर आओ। देखो तो कितनी गर्मी हो रही है। इस नुक्ते पर मैं आसिया बीवी से मुत्तफिक था कि मौसम बहुत गर्म हो रहा था, लिहाजा मैंने गुलाम सरवर को कोल्ड ड्रिंक लाने से मना करने की कोशिश नहीं की। इस वक्त मैं वाकईतन शदीद प्यास महसूस कर रहा था और यकीनन मेरे साथ आने वाले कांस्टेबल का भी यही हाल था। गुलाम सरवर उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं इन लोगों के लिए दूध सोडा बनाकर लाता हूँ। दूध सोडा उस जमाने का एक मारूफ और हर दिल अजीज मशरूब था, जिसे गर्मी का तोड़ समझा जाता था। पके हुए दूध के अंदर सोडे की कोई भी बोतल मिलाकर दूध सोडा तैयार कर लिया जाता था और हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी और बर्फ भी शामिल कर ली जाती थी। इस मकसद के लिए अमूमन रोज़अप की बोतल इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंदर मौजूद सोडे वाटर का रंग सुर्ख होता था। दूध में शामिल होने के बाद इस ठंडे मीठे मशरूब यानी दूध सोडा का रंग गुलाबी हो जाता था, जो गर्मी को मुंह तोड़ जवाब देता था। गुलाम सरवर के जाने के बाद मैंने आसिया बीवी के सामने अपना सवाल दोहराया, तुमने 2000 की ये रकम कहाँ रखी थी? कपड़ों वाले ट्रंक में, उसने जवाब दिया, तमाम कपड़ों के बिल्कुल नीचे। और ये ट्रंक कहाँ रखा था? मैंने इस्तफसारात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा,
मेरे कमरे में। उसने घर के अगले हिस्से में बने 2 कमरों में से एक की जानिब इशारा करते हुए बताया। मैं और गुलाम सरवर इसी कमरे में रहते हैं। क्या ज़ेबो तुम लोगों के साथ इस कमरे में नहीं रहती थी? नहीं जी, वो दूसरे कमरे में रहती थी।